यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा कि हम इसको होने नहीं देंगे, और जब उनके मंत्री ने कहा कि मोदी साहब को इससे कुछ कोई ऐतराज होगा, तो ट्रंप साहब ने कहा कि मैं उसको संभालूंगा। और ये लिखा गया है, इसके ऊपर ना तो कोई भारत सरकार ने टिप्पणी की है, ना तो हम लोगों ने कोई इसको खारिज किया है। तो हम यही मान के चल सकते हैं कि ये सच है। इंदिरा गांधी ने क्या किया आइन के साथ? ये बात सही है कि इमरजेंसी प्रोविजन था आइन में, लेकिन उसको लगाने की जरूरत थी। दुनिया अपना फायदा देखेगी, ना कि देखेगी कि कितने लाख कितने करोड़ों भारतीयों पे कोई टिरनी हो रही है, या उसको कुछ पड़ी नहीं है दुनिया की। अगर मैं ये मानने को ही नहीं तैयार, उ, उ, उस चीज की के अब इलाज की तो नौबत ही नहीं आएगी फिर, और नहीं आएगी। हम इसी तरह हम निकलते जाएंगे। बांग्लादेश निकल चुका आगे। हम असली तरीके से जमहूरियत है, हम सब लोग को मिलकर आगे बढ़ते हैं। ये धीरे धीरे हमने खो दिया है। पहले कश्मीर में खो दिया हमने, नेहरू के नीचे, जहाँ के जो कहा गया था यूएन को कि उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देंगे, वो खींच लिया हम लोग ने। ठीक है। नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, पिछले दिनों हम अपनी बस्ती मुस्तफ़ाबाद ऊंचाहार में थे। मेरे भतीजे अस्करी नकवी के दोस्त भी आए थे। सिलसिला मुहर्रम का था। अस्करी के दोस्त एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं। उन्होंने किताबें भी कई लिखी हैं, यानी अपनी फील्ड में उन्होंने संजीदा काम किया है। वो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के हेड भी रह चुके हैं। हमारे जो दोस्त एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में नहीं जानते, उनकी जानकारी के लिए ये बताना ठीक रहेगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 से एक एनजीओ के रूप में काम कर रही है और दुनिया भर के लोगों को उनके मौलिक अधिकारों, उनके फंडामेंटल राइट्स की पैरवी करने में उनकी मदद करती है। इसका हेड ऑफिस यूनाइटेड किंगडम में है। 1966 से ये इंडिया में भी काम कर रही है। 2015 से 2019 तक भारत में इसके हेड रह चुके हैं आकार पटेल, जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आकार पटेल भारत के सोशल कॉजेस, ख़ास तौर से सोशल जस्टिस और इक्वलिटी, पब्लिक डिस्कोर्स और पर सियासत का असर और देश पर इफेक्ट डालने वाले क्रिटिकल मैटर्स पर संजीदगी से काम करते नजर आते हैं। तो आइए मिलते हैं आकार पटेल से। आकार साहब हमारे साथ हैं और पहली बात तो ये कि आकार साहब, मैं आपका खैर मकदम करूं अपनी बस्ती में। शुक्रिया। आप मेरी बस्ती में आए और बात आपसे ये करना चाहता हूं कि जो इस वक्त इंडियन पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है, अपार्ट फ्रॉम पार्टी लाइन, वो क्या है और उसको आप किस तरीके से देखते हैं? दो तरीके हैं देखने के इसके। एक तो ये कि पहली दफा 47 के बाद भारत में एक ऐसी पार्टी आई है जो दो चीजें चाहती है। एक तो ये कि अकलियतों का, खास तौर पे मुसलमानों का बहिष्कार, तो बंटवारा हो सियासी तौर पर। तो पहली दफा ये हुआ है भारत की तारीख में कि ना तो कोई मंत्री मुसलमान है यूनियन गवर्नमेंट का, ना तो कोई रूलिंग पार्टी का एमपी है मुसलमान। लोकसभा में, राज्यसभा में उनके पास 390 लोकसभा और राज्यसभा के एमपी हैं। कोई बीजेपी का मुसलमान एमएलए नहीं है भारत में। तकरीबन 1000 एमएलएज हैं सब राज्यों को मिलाकर। तो ये एक पॉलिटिकल अपार्थाइड है कि हमें सिर्फ इन लोगों के मत चाहिए, इन्हीं लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें। तो ये पहली दफा हो रहा है। एक तरीका ये है देखने का। दूसरा ये है कि 2018 में, कोविड से पहले,
भारत पहली दफा बांग्लादेश में पर कैपिटा इनकम में पिछड़ गया। तो इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, और वर्ल्ड बैंक खुद के आंकड़े तैयार नहीं करता, वो नेशनल अकाउंट्स मांगता है भारत से, बांग्लादेश से वगैरह। वो ये दिखाता है कि एवरेज जो आम बांग्लादेशी है नागरिक, उसके पास आम भारतीय नागरिक से ज्यादा आमदनी है सालाना। ये पहली दफा हुआ है। तो इकोनॉमिक टर्म्स पर आप देखें तो मेरे मेरी नज़र में भारत जो है पिछड़ गया है। जहां हम अपनी तुलना चीन से करते हैं, शायद अमेरिका से कुछ लोग करते हैं, सुपर पावर कहते हैं अपने आप को, हकीकत ये नहीं है। तो पिछले 9 सालों में, और पिछले 30-40 सालों को मैं शामिल करूंगा इसमें, ये दो जो मेन थीम्स हैं वो निकल के आई हैं कि आज भारत में सियासी तौर पर एक बंटवारा हो चुका है। दूसरा ये कि जो असली मसाइल हैं, इकोनॉमिक हो, नौकरियों के हो, उस पर कोई फोकस नहीं। और इसमें अगर हम ऐड कर दें कि जो सिर्फ मुसलमानों के साथ ये कह रहे हैं आप, या जैसे अभी मणिपुर का वो है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखें, हमारी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स की का जो डेटा है वो हमें ये नहीं कहता कि हेट क्राइम होता क्या है और कितने होते हैं भारत में। तो हेट क्राइम दुनिया में आप देखें तो कोई ऐसी कौम पर होते हैं अंदरूनी तौर पर, जो वो कौम के खिलाफ हो, कि ना कि कोई शख्स के खिलाफ, पर जो मोटिवेशन हो उस अटैक का वो कौम पे हो। बिल्कुल ही बात आपकी सही है कि जो आज मणिपुर में हो रहा है वो एक कौम के खिलाफ है, कि एक विभाजन हो चुका है उस प्रांत का, उस राज्य का, जहां पर सिर्फ मेइतेई और कुकीजो, नागा के साथ बट चुके हैं। क्यों बटे हैं, इसमें सरकार क्या कर रही है, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर ना तो इंटरनेट है, 2 महीने हो चुके हैं वहां पर हिंसा शुरू हुई, ना तो सरकार कुछ कहती है, प्रधानमंत्री ने कोई टिप्पणी इस पर दी नहीं है, एक लाइन को छोड़कर। तो ये बात सही है कि अकलियतों में सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं है। आप एक और चीज देखें तो जो चर्च बेस्ड गुट हैं, वो उनके डेटा के मुताबिक 2016 के बाद हर साल, कोविड के साल को छोड़कर, 2020 को छोड़कर, मुसलमानों के गिरजाघरों पर, उनके प्रेयर हॉल पर, उनके घरों पर जो अटैक्स हुए हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है हर साल। ये भी एक नई चीज है कि भाजपा सरकार के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक मॉब एम्पावरमेंट हो चुका है, कि जहां पर बस्तियों में, मोहल्लों में, शहरों में लोगों को ये लगे कि ये देश सिर्फ हमारा है, और जो जिन लोगों की तादाद ज्यादा नहीं है मोहल्ले में, बस्तियों में, शहरों में, उन पर धावा बोल दिया जाए। तो ये एक इंटरनल फेसिंग नेशनलिज्म है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नतई और कुकी कॉन्फ्लिक्ट पे एक शब्द नहीं बोला, और सिर्फ 32 सेकंड या 36 सेकंड का पार्लियामेंट के बाहर आके उन्होंने जवाब दिया, और वो भी क्या था, दुनिया ने देखा उसको। लेकिन जब जब इस तरह की चीज़ें हुई हैं, मैं इंस्टेंसेस मेरे सामने हैं, जैसे बाबरी मस्जिद जब गिरी थी, तो नरसिम्हा राव और इंदिरा गांधी जब ब्लू स्टार किया था, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, तब उस वक्त इंदिरा गांधी, तो ये लोग भी उस वक्त कुछ नहीं बोले थे। सही बात है आपकी। कम्युनलिज्म बीजेपी तक सीमित नहीं है भारत में, लेकिन एक प्रथा थी यहाँ की, हिंदुस्तान में, कि जब कोई ऐसी चीज हो कि कोई कोई अकलियतों को लगे कि हमारे साथ बदसलूकी हुई है, तो कुछ मरहम दिया जाता है, कि किसी शख्स को 10 साल तक प्रधानमंत्री बनाए रखना, उस कौम से लाकर, उनकी टैलेंट, उनकी एक्सपर्टीज को छोड़िए आप, उनकी जो जो उनका रुख है, दिखते कैसे हैं वो, दुनिया को कैसे देखते हैं, दुनिया को ये दिखाता है कि ये यही पार्टी है जिन्होंने हजारों सिख का कत्ल किया। एक बात यह है, नरसिम्हा राव चुप रहे थे,
ये स्टाइल था उनका। लेकिन और ये नहीं, मैं नहीं ये कुछ मानता लोगों हूँ ने कि तो अगर साहब जब मनमोहन सिंह आए तो पहली बार उन्होंने अपोलोजाइज किया गोल्डन टेम्पल के लिए, तो इतने साल लग गए। ये ठीक नहीं था। पर इसका मतलब ये नहीं कि आज जो हो रहा है वो ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे गुजराती मुसलमान को मारने का हक है क्योंकि आपने अपनी पार्टी में सिखों को मारा था दिल्ली में। ये तो फिजूल की आर्ग्यूमेंट है। नरसिम्हा राव कुछ बोले ना होंगे, लेकिन 4 राज्यों में बीजेपी की सरकारों को निकाल दिया था। मैं नहीं मानता कि ये सही था। वो भी एक संदेशा है। यहाँ पर ना तो कोई एक्शन हो रहा है, ना तो कुछ बोला जा रहा है। आपको लगता है कि गुजरात में अटल जी का कोई फैसला न लेना? उनके पास दम नहीं था, जो होता तो वो कर देते। अटल जी एक संघ के आदमी थे, अंदर के आदमी थे। वो जब गोवा में उन्होंने कोशिश की मोदी जी को हटाने की, इतना दबाव पड़ा उन पे फिजिकली, ऑडियंस से हैकलिंग हुई उनकी, तो उनको पीछे हट करनी पड़ी। शायद अगर वो वो ऐसा नहीं करते वो तानाशाह होते तो निकाल देते उनको। तो मणिपुर नहीं होता। ऐसे लोग होते, देखिए, यहाँ पर हिंसा तो होती रहती है। हिंसा के बाद क्या होता है और हिंसा के दौरान क्या होता है? अगर 2 महीने तक आप ये मानने को नहीं तैयार कि वहां पे कुछ हुआ है, आप फ्रांस में जाके आप परेड कर रहे हैं, आप यूएस कांग्रेस को जाके भाषण दे रहे हैं, यहाँ पे हमारी बीवियां, हमारी बच्चियों, हमारे बुजुर्ग के साथ ये सलूक हो रहा है, आप ही के लोग हैं। या तो आप मानने को तैयार हो जाए कि नहीं, आपके लोग। चुप रहना, जमहूरियत में चुप रहना ऐसी बातों पर बहुत ही खतरनाक है, इस वजह से कि क्योंकि जब इतना कोई पावरफुल शख्स हो, उसकी खामोशी एक सिग्नल देती है। चीफ मिनिस्टर को सिग्नल देती है, पुलिस को सिग्नल देती है, आर्म फोर्सेस को सिग्नल देती है कि इसमें साहब को कोई रस नहीं है। और उस वजह से उनका जो सलूक है वो शायद बदल जाए। तो ये सिर्फ एक खामोशी की बात नहीं है, ये मसला है गवर्नेंस का। अगर साहब आप एमनेस्टी के साथ जुड़े रहे, इंडिया चैप्टर के आप हेड भी रहे, और जो इंटरनेशनल एरेना में अगर देखा जाए तो इंडिया की क्या पोजीशन है और प्राइम मिनिस्टर की क्या पोजीशन है? देखिए, फॉरेन अफेयर्स में एक चीज होती है कि हर देश को अपना फायदा क्या है वो देखना है, ना कि कोई ग्रेड लगाना है देशों में कि ये सबसे बड़ा है, ये सब कोई करता नहीं है हमारे सिवा। एक बात ये है कि आप कुछ इंडेक्सेस देखें जो 2014 के बाद भारत से कहते हैं कि आपके यहाँ जो जमहूरियत है वो कम हो चुकी है। और कुछ गहराई में देखें, बारीकी से देखें इस चीज को, तो जो जमहूरियत का हिस्सा है जहां पर वोटिंग होती है वहां पर ये लोग टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सही हो रहा है, कि भारतीयों के पास वोट है, वो डाल सकते हैं, कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर, पॉलिटिकल पार्टी आप खड़ी कर सकते हो, वगैरह वगैरह, वो सब ठीक है। लेकिन जमहूरियत का जो दूसरा हिस्सा है कि आज़ादियां हो लोगों के पास, बोलने की, एसोसिएशन की, असेंबली की, कि कोई अगर कोई कुछ कुछ औरतों को लगे कि कोई कानून उनके खिलाफ है, तो वो बैठ सके आज़ादी से, ना कि कोई दबाव हो उन पर, सियासी दबाव हो या पुलिस का दबाव हो कि भागो आप यहाँ से। फ्रीडम ऑफ असेंबली बड़ी चीज़ है। इन चीज़ों में दुनिया के जो इंडेक्सेस हैं वो कहते हैं कि भारत फिसल चुका है बहुत हद तक। मैं ये मानता हूं कि ठीक है, ये बात सही है। दूसरा ये कि क्योंकि हर देश अपना फायदा और नुकसान की बातें सोचता है, तो हम एक ऐसे दौर से जा रहे हैं जहां पर यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, जहां पर जो यूक्रेन के पीछे जो खड़े हैं लोग, अमेरिका है, यूरोप है, वो लोग चाहते हैं कि रशिया पे कोई दबाव बना रहे। यूएस चाहता है कि ईरान अपना तेल ना बेच पाए किसी को। इन चीजों में भारत के पास कितना दम है? भारत के पास एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था ईरानी सरकार के साथ कि जहां पर एक पेमेंट के जो टर्म्स हैं वो हमारे फेवर में हो। दूसरा ये कि ईरान शिपिंग और
इंश्योरेंस कॉस्ट को झेल लेता तो हमें तेल सस्ता मिलता, जैसा कि रूस के साथ हुआ बाद में। इस पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिजनेस भी किया। बिल्कुल, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह कहा कि हम इसको होने नहीं देंगे, और जब उनके मंत्री ने कहा कि मोदी साहब को इससे कुछ कोई ऐतराज होगा, तो ट्रंप साहब ने कहा कि मैं उसको संभालूंगा। और ये लिखा गया है, इसके ऊपर ना तो कोई भारत सरकार ने टिप्पणी की है, ना तो हम लोगों ने कोई इसको खारिज किया है। तो हम यही मान के चल सकते हैं कि ये सच है। तो अगर आपके पास अपना सेल्फ, अपनी बेनिफिट, अपने फायदे के लिए आप ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी और देश को रोक पाएं, आपके ऊपर वीटो लगाएं, तो मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई देश मजबूत देश है, और नहीं है हमारा देश। क्योंकि हम, आप देखें तो इंपोर्ट्स क्या हैं हमारे तेल के ज्यादातर। अगर आपके पास ऊर्जा की कोई क्षमता नहीं है, और अगले 15 20 30 साल तक रहेगी भी नहीं, क्योंकि ये जो सोलर है वगैरह उसको वक्त लगेगा, आप डिपेंडेंट रहेंगे गल्फ के नेशंस पर, रशिया पर, वेनेजुएला पर, यूएस पर, और ये होगा। भारत के पास एक चीज थी जो भारत ने खोई है, कि दूसरे देशों के पास हम जाके अपनी छाती ठोक कर कह सकते थे कि ठीक है, हमारा देश गरीब है, लेकिन हमारे यहाँ असली तरीके से जमहूरियत है, हम सब लोग को मिलकर आगे बढ़ते हैं। ये धीरे धीरे हमने खो दिया है। पहले कश्मीर में खो दिया हमने, नेहरू के नीचे, जहाँ के जो कहा गया था यूएन को कि उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देंगे, वो खींच लिया हम लोग ने, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो है, कोल्ड वॉर के बाद जो जो किया हमने अफगानिस्तान में रूस के साथ, इंदिरा गांधी के वक्त में, और आज जो हम कर रहे हैं, हम आज जाके किसी देश को नहीं कह सकते कि तुम भारत को देखो, क्योंकि हम एक ऐसा मिसाल हैं, या तो जमहूरियत का या तो इंसानियत का, जो आप फॉलो कर सकें। ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे में? कुछ नहीं है अभी। ये भी नहीं है कि भारत की मईशत इतनी बड़ी हो कि हम जाके किसी को इम्प्रेस कर सके, जैसा कि चीन कर रहा है अफ्रीका में। वो भी नहीं है हमारे पास, और होएगा भी नहीं। चीन की इकोनॉमी 1990 में, भारत और चीन की इकोनॉमी बराबर थी। हम हमारे बात खुला हुआ। हम जी नहीं, हम थोड़े आगे से थे उनके। नहीं, वो पहले खुले वो, लेकिन आज वो 5.5 गुना बढ़ा है हमसे, और लगता नहीं है कि हम उनके पास जाएंगे, क्योंकि अब पिछले 6 7 सालों में जो नजर आ रहा है, ना कि सिर्फ हमारे फेलियर्स है, लेकिन अगर मैं अपनी कजी, अपनी कमजोरियों को मानने को ही नहीं तैयार, तो मैं उसको सुलझा तो पाऊंगा ही नहीं। अगर मैं आईने में देखकर कहूं कि 40% मेरा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, चीन का 75% है, वियतनाम का 75% है, अमेरिका का 62% है, मेरे यहाँ लोग के पास काम नहीं है, अगर मैं ये मानने को ही नहीं तैयार, उ, उ, उस चीज की के अब इलाज की तो नौबत ही नहीं आएगी फिर, और नहीं आएगी। हम इसी तरह हम निकलते जाएंगे। बांग्लादेश निकल चुका आगे हमारा। अभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां गए अमेरिका, तो उन्होंने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी, जिसको बाइडेन ने शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ ये है। और उसके बाद फिर मणिपुर का जो वाकया हुआ और जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो आपको क्या लगता है कि कथनी और करनी में फर्क है, और ये दुनिया को दिखाई देता है या नहीं? दुनिया भारत को किस बुनियाद पर परखेगी? वो पहले भारत का आइन देखेगा कि लिखा क्या है इसमें। अगर आपके आइन में फंडामेंटल राइट्स में कुछ चीजें हैं, इक्वालिटी है, सिर्फ सिर्फ शहरियों के लिए नहीं, हर शख्स के लिए, एवरी पर्सन, अगर ऐसी आपकी फंडामेंटल राइट होती क्या है, ऐसी आपका ऐसा हक जिसके ऊपर स्टेट के इंक्रोचमेंट का चांस बहुत कम है, यू हैव फुल राइट टू पुश बैक अगेंस्ट, ये आपका फंडामेंटल राइट है। इस ही देश में आप ऐसे कवानीन पास कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई गैर मुसलमान आएगा तो हम उसको शहरियत दे देंगे। ये आपके आर्टिकल के खिलाफ है, ये आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है आपका। अगर आपके पास आर्टिकल 19 के तहत आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके पास आज़ादियां हैं खुली तरीके से बोलने की, असेंबली की, और आप उसको नहीं दे रहे हैं, दुनिया देखेगी कि आपकी
करनी और करने में फर्क है, क्योंकि है। हम कुछ भी बोलें, कोई भी डेफिनेशन दे हम जमहूरियत का, हमारा जो आइन कहता है कि जमहूरियत क्या है, आइन से निकलता है वो, ना कि मेरे भाषण से। तो दुनिया को ये पता है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, हमें ये मान के चलना होगा, ये जान के चलना होगा कि दुनिया अपना फायदा देखेगी, ना कि देखेगी कि कितने लाख कितने करोड़ों भारतीयों पे कोई टिरनी हो रही है, या उसको कुछ पड़ी नहीं है दुनिया तो को। कुल मिला के अगर साहब ये कहा जा सकता है कि इंडिपेंडेंस के बाद से लेके अब तक कुल मिला के हर गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई हैं। आप ये मानते हैं? सही बात है ये। आप देखें तो आर्टिकल 1 जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहते हैं कि सरकार के पास कोई हक नहीं है कि वो ऐसा कोई भी कानून बनाए जो लोगों के बोलने के की आज़ादी के खिलाफ हो, या उसके ऊपर कोई रोक लगा सके। भारत के आइन का जो फर्स्ट अमेंडमेंट नेहरू के वक्त आया था, इसके बिल्कुल ही बरक्स है कि सरकार के पास पूरा हक है कि कोई भी चीज़ पर आपके ऊपर ऐसे कानून थोप दें जहां पर आप बोल नहीं सकते, इंक्लूडिंग रिलेशंस विद फ्रेंडली नेशंस। आप कुछ बोल नहीं सकते, सरकार ऐसे कानून ला सकती है। तो हुआ तो है ही ये। इंदिरा गांधी ने क्या किया आइन के साथ? ये बात सही है कि इमरजेंसी प्रोविजन था आइन में, लेकिन उसको लगाने की जरूरत थी कोई। एक मिसाल बन गई कि आइन को छोड़कर हम काम कर सकते हैं, आइन के बाहर हम काम कर सकते हैं। एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो इसको एक्सट्रीम तक ले जाए, और वो आदमी आ चुका है। जो मसीहा चाहते थे राइट विंग वाले, कि जो आदमी बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दें अपने आइन के ट्रेडिशंस को, उसके बैकग्राउंड को, उसकी हिस्ट्री को। जब ये लिखा गया था तब कुछ डिबेट हुई थी कि ये क्यों क्यों ये आज़ादियाँ होनी चाहिए, बिल्कुल फेंक दिया आपने उसको। तो ये सही बात है कि हर हर सरकार ने ये किया है। कुछ ऐसी गिनी चुनी एक दो होंगी जिन्होंने नहीं किया हो, या वक्त नहीं हुआ हो उनके पास कि वो कर पाए। लेकिन आज जितना हो रहा है इस दौरान, इस दौर में, मेरा मानना है कि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। राहुल गांधी एज ए लीडर, आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, एक बड़ी अजीब किस्म की हकीकत हुई है भारत में कि अगर आप चाहते हैं कि मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स हो, कि बंटवारा हो लोगों में, अगर कोई ऐसे कानून लाए जाएं जो धर्म की बुनियाद पर लिखे गए हों, कोई ऐसी पॉलिसियां लाई जाए जो कहती हैं कि अमुक औरतों कुछ चीजें पहनकर कॉलेज में नहीं जा सकती, अगर आपको इन चीजों में रस है, आपके पास भारत में एक ही पार्टी है। कोई भी प्रांत में हो, आप बंगाल में हो, तमिलनाडु में हो, कश्मीर में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में, एक ही पार्टी है। अगर आप ऐसी चीज नहीं चाहते हैं, अब बहुत सी पार्टियां आपके पास जिनके पास आप जा सकते हैं। एडीएमके हो, एआईएमआईएम हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो, टीएमसी हो। कांग्रेस को ये देखना है कि इसमें इसका रोल क्या है। अगर ये मेरा एनालिसिस ठीक है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि ऐसी चीजें ना हो, पहला डेवलपमेंट वगैरह बात की बात है, राहुल गांधी को सोचना होगा कि मेरा रोल इसमें क्या है। मुझे लगता यह है कि शायद अ, वो जानते हैं कि ये चीज है, और कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे बदला जाए 2024 में, कि भाजपा को, भारत को लगे कि ये क्यों इतनी पार्टियां इकट्ठी हुई है एक पार्टी के खिलाफ। क्या ऐसा किया है इसने, जैसा कि 77 में हुआ था। अगर ये हो पाए ठीक से, तो फिर वो अच्छे लीडर हैं। फ्यूचर क्या देख रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स का? इकोनॉमिकली भारत मुश्किलात में है, कोई भी पार्टी आए, क्योंकि जो गड़बड़ हो रही है आज दुनिया में, वो हमें ये कहती है कि जो पुराना, जो एक रास्ता था डेवलपमेंट में पहुंचने का, जो जो कहता है हमें कि खेत से निकलकर आपको लाइट मैन्युफैक्चरिंग करना है, असेंबली करनी है, गारमेंट्स करना है, टेक्सटाइल करना है, उसके बाद आपको ऊपर जाना है, ऑटोमोबाइल्स करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स करना है। लेकिन इन दोनों चीज़ों के बीच में करोड़ों लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में नौकरियां देनी है आपको, जैसा कि चीन ने दी, जैसा कि वियतनाम दे रहा है, जैसा कि बांग्लादेश दे रहा है। यहां पर ये नहीं हो रहा है।
इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम कंपेटिटिव नहीं है वियतनाम, बांग्लादेश और उन देशों के मुकाबले में जो चीन से आज काम ले रहा है, और चीन ने जहां से काम लिया था पहले। एक बात। दूसरी बात ये कि जो माहौल है साइंस का, टेक्नोलॉजी का, वो मैं ये कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत लोग ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैकेनाइजेशन है, रोबोटिक्स है, वो कि एक बंदा, जब मैं अपने सूरत के कारखाने में जाता था तो एक शख्स 4 लूम पे काम करता था। पॉलिएस्टर की थाने बनती थी। उसके 10 साल बाद, 10 ही साल बाद, सूरत ही में ऐसी लूम्स थी जो जहाँ पर 64 लूम पर एक शख्स काम करता था, और वो हाई स्पीड लूम्स थी। वैसा ही हो रहा है सब जगह कि आदमी के हाथ और पैर के काम कहाँ तक आ पाए, आदमी का दिमाग भी अब तो कहाँ तक काम, एक एक आदमी, एक शख्स का, एक अमौरत का, वहां पर कुछ सीमाएं हैं जो मेरे नज़दीक आ चुकी हैं आज। कि इसके बाद बहुत ही मुश्किल है कोई इतने बड़े देश को, अपनी पॉपुलेशन को ट्रांजिशन करना, पॉवर्टी से लेके मिडिल इनकम को लेकर और डेवलप तक। शुक्रिया। थैंक यू। तो आपको हमारी ये बातचीत, हमारा ये कन्वर्सेशन आकार पटेल के साथ कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ कहना है इस सिलसिले से तो वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, और लाइक कीजिएगा, इसलिए कि इससे हमें हेल्प मिलती है, हमारे चैनल को हेल्प मिलती है। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि इससे हौसला मिलता है। तो अगले नए एपिसोड के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। आदाब, नमस्कार।